हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 12। हमारा जो चैप्टर 12 है वो क्या है? घर्षण। आज हम घर्षण के बारे में जानेंगे। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई भारी बल ना लगाया हो अंततः वहां रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। घर्षण बल। अब हम देखते हैं 12.1 क्रियाकलाप। हम यहाँ पर 12.1 में देखेंगे, मेज पर रखी किसी वस्तु किसी पुस्तक धीरे से ढकेलिए। क्या आप देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है? इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगा कर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इसको घर्षण बल कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको दिखाई दे रहा है एक तथा घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। आपने देखा है, यदि बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जानेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। क्रियाकलाप 12.2 किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधे। ईंट को कामिनादार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कामिनादार तुला को पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कामिनादार तुला और ईंट के बीच को खींचा जा रहा है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कामिनादार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? कामिनादार तुला। कामिनादार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने का पर प्रसार हो जाता है। कमानी की इस प्रसार की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्रियाकलाप 12.3 किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर से कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों स्थितियां। पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों को भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान रखिए। क्या स्थिति पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा भी कीजिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? मैं इस क्रियाकलाप को सेल रेगमाल का टुकड़ा लपेटकर करूंगा। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों को अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस
अंत बंधन पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पुस्तक का पृष्ठ और मेज का पृष्ठ अनियमितताएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ सीखा है कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंत बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट कीजिए, यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब आप उस पर कोई व्यक्ति ना बैठा हो तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। आपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने भारी बॉक्स को एक से स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक बल की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके लिए सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। घर्षण या हानिकारक परंतु अनिवार्य। जब अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के लिए की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके गिलास को पकड़ना रखना संभव हो पाएगा? यहाँ भी ध्यान दीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पंगड़नी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ चौक के कुछ कणों को उतार देता है। घर्षण के कारण दीवार पर खील गड़ जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, श्याम पट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन पर वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है और ना ही दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वह घर्षण न हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन का निर्माण नहीं हो सकता था। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वह पेंच, बॉल बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। चित्र आपके रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पीढ़ी सीढ़ियां देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली को रगड़िए, तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ना आरंभ कीजिए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। चित्र 12.8 आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पट्टियां या चित्र क्या अनुभव कर सकते हैं कि जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को मिनट तक चलाने से जार गर्म हो जाता है। आप इसे बहुत उदाहरण देख सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, हाथों को रगड़ने पर गर्मी का अनुभव होता है और यहाँ पर हम देखते हैं माचिस को चलाने पर घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर क्या हो रही है, यह आग पकड़ लेती है। तो अब हम देखते हैं वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के लिए उपायों पर चर्चा करेंगे। अब हम आगे देखते हैं घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श के पकड़ बनाने के जिसके कारण आप चलते हैं उस समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है।
जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जूते तथा टायरों की तालियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जा सकता है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों के ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यहाँ भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह से पकड़ सके। व्यायामी जिमनास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे को कब्जों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों या भागों के बीच लगाते हैं तो वह इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वह पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर क्या छिड़का जाता है? पाउडर छिड़का जाता है और ये बच्चे यहाँ पर कैरम खेलते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्नेहक का प्रभाव क्या होता है। सतह 2 चिकनाई और सतह 1 क्या पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। पहिए घर्षण का कम कर देते हैं। कब कम कर देते हैं पहिए घर्षण? आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता, आइए पता लगाएं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, छोटा बच्चा क्या कर रहा है, लोटन घर्षण कम कर देता है। जैसे कि ये बच्चा बैग को ले जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। क्रियाकलाप 12.4 बेलनाकार आकृति में कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। आप पुस्तक को धकेलिए। आप क्या पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रक्रिया की गति को लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे पर रखकर एक दूसरे के स्थान पर ले जाते देखा है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, रोलों पर ऊपर पुस्तक की गति। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों के संपर्क को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में परिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि हब के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग करके इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्या है, बॉल बेरिंग घर्षण कम कर देता है। तरल घर्षण। अब तरल घर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रव की एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है।
स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किया जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों ने इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा जो हमारे जलीय जंतु रहते हैं, तरल में गति करते हैं, उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इनकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा एक हवाई जहाज है और एक पक्षी की आकृति में क्या हमें समानताएं दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द। बॉल बेयरिंग, कर्षण, तरल घर्षण, घर्षण, अंतःबंधन, स्नेहक, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। आपने क्या सीखा? घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अब आपके लिए यहाँ एक पहेली दी गई है। कुछ स्थितियों में गति का विरोध करता हूँ, यद्यपि मैं गति को संभव बनाता हूँ, परंतु सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता हूँ। दो गतिमान पृष्ठों के बीच लगाए गए वह स्नेहक वहाँ बन जाता हूँ। मैं छोटा बनाइए गतिमान पृष्ठों को रुक्ष बना देता हूँ। मैं गति को कठिन में हो सकता हूँ, स्थैतिक, सर्पिक अथवा लोटनिक, परंतु जब भी होते हैं तो पृष्ठ गतिमान होता है। मैं सदैव ही हूँ वहाँ, बताओ मैं हूँ कौन? तो आप इसका आंसर भी यहाँ पर दे सकते। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच।